हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सेक्शन, विच इज सेक्शन नंबर 71A। अब 71A बाद में आया क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज की बड़ी टेंशन थी कि हम लोग जो सप्लाई निकाल करके आए हैं, अभी जो हमने सप्लाई निकाली है एज पर सेक्शन नंबर 7(1), 7(1)(B) एंड 7(1)(C), तीनों को देखने के बाद वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। नाउ बहुत सारे लोग अपने आप से इंटरप्रिटेशन लगा रहे थे कि ये यार ये तो गुड्स की सप्लाई है या तो ये सर्विसेज की सप्लाई है। तो जीएसटी एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 71A, जिसने हमें बताया कि भाई आपकी जो सप्लाई है मतलब वो इसमें सप्लाई होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7(2) में वो नेगेटिव लिस्ट में हो। नेगेटिव लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव लिस्ट में अगर वो है तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में से दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अगर हमने जो वाला सेक्शन पढ़ा था ना, 7(2), इनमें से अगर वो कहीं पे भी आती है, ये शेड्यूल नंबर 3 सेक्शन 7(2), तो भैया वो तो फिर हमें 7A में देखनी ही नहीं है। हमें 7A में जब भी देखनी है जब वो एक वैलिड सप्लाई बन जाए। अगर नेगेटिव लिस्ट में है तो फिर हमें देखनी ही नहीं है। अच्छा, लिखा हुआ भैया ओनली आफ्टर वैलिड सप्लाई हमको देखना है। सबसे पहले इसमें ट्रांसफर है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो आपकी जो सप्लाई है वो ट्रांसफर से रिलेटेड है तो उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर हम गुड्स में टाइटल ट्रांसफर करते हैं तो दिस इज नोन एज सेल, राइट। तो सेल जो होती है वो हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है GSG। तो बेसिकली ये चीजें ना ज्यादा याद करने वाली है, समझने वाली थोड़ी कम है। क्योंकि देखो, जब भी सरकार आके हमें बताएगी, मान लो कि हमारी समझ के हिसाब से वो सर्विसेज बन रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस बन रहा है, लेकिन सरकार ने आके बोल दिया कि सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो वो चीज हमें माननी पड़ेगी। फिर हमारे वहां पे ज्यादा लॉजिक मॉडिफाई करके समझना या सरकार की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैच करके कुछ नहीं मिलने वाला। हमें बेसिकली ये लिस्ट याद रखनी है और ये क्लासिफिकेशन को यूज करना है इन फर्दर चैप्टर्स। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको समझना नहीं है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन। और वैसे भी अगर सरकार ने एक लिस्ट के अंदर किसी चीज को गुड्स बोल दिया तो मैं उसको मानूंगा ना कि वो गुड्स है। हाँ, उसके लिए मैं लॉजिकल अजम्पशंस या लॉजिकल वैलिडिटी या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिठा सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 हमें मानना तो पड़ेगा ना एट द एंड। तो इसीलिए ताकि हमारे व्यूज डिफरेंट ना हो जाए, हम अपना दिमाग इस लिस्ट में कम लगाएंगे और जो सरकार ने जो सोच के इस चीज को ऐसा किया होगा उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाएंगे यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लगाने की दिमाग जरूरत नहीं है। अब जैसे पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है हमारा, हमें ये तो पता ही चल गया। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर अनडिवाइडेड विदाउट ए, मतलब टाइटल ट्रांसफर करे बिना हम लोग क्या करेंगे, राइट को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा बेसिकली राइट टू यूज। कि हमने क्या किया ना, अपना जो गुड्स है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सामान है जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है, गुड्स का मतलब 252 वाला है ना, उसमें कवर है, और वो मैंने किसी और को उसका राइट ट्रांसफर कर दिया यूज करने का, राइट टू यूज, तो बेटा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट टाइटल शैल बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट, मतलब सिंपल भाषा में हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ऐसा इंस्टॉलमेंट सिस्टम जहां पे जो चीज ट्रांसफर होगी, जो आपकी जो टाइटल ट्रांसफर होगा, वो होगा एकदम एंड में जाके। मतलब एंड का मतलब क्या है सर, एकदम एंड का मतलब वो है कि जहां पे आपका बेसिक सा पेमेंट जो है फाइनल वो पूरा हो जाएगा। देयर टाइटल शैल बी ट्रांसफर्ड एट द फ्यूचर डेट, मतलब आफ्टर फाइनल पेमेंट। जैसे मैंने आज कोई चीज इंस्टॉलमेंट पर खरीदी, तो वो आज से मेरे पास पोजेशन में तो है लेकिन ओनरशिप उसकी मेरे पास नहीं है। वो जब आएगी एट अ फ्यूचर डेट आएगी। फ्यूचर डेट मतलब कब डेट, जब मैं पेमेंट सारी कर दूंगा, सारी किस्तें चुका दूंगा, जब आएगी। तो ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़ी हुई क्या क्या चीज है हमारे पास, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, कुछ भी हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। भाई लैंड को आप बेच नहीं रहे, उसमें रहने का किसी को अधिकार दे रहे हो, किराए पे चढ़ा रहे हो, लीज कर रहे हो, ईजमेंट दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो यार, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लीज लेटिंग ऑफ एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर बिजनेस कमर्शियल, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब ऊपर क्या था, ऊपर बेटा आपका लैंड था, नीचे आपका बिल्डिंग था। तो या तो आप लैंड दे रहे हो किसी को किराए पे या किसी भी पर्पस के लिए उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दे रहे हो, तो लैंड जो है हमारा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नीचे बिल्डिंग को भी कर रहे हो तो भी माना जाएगा। बिल्डिंग कोई सी हो सकती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कैसी भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट या प्रोसेस, किसी और का माल आपने पकड़ा, उसके ऊपर प्रोसेस करा और उसको वापस दे दिया, इसको बोलते हैं जॉब वर्क। क्या बोलते हैं बेटा, जॉब वर्क।
जॉब वर्क बोलते हैं। जैसे मोची करता है, मोची ने क्या किया, आपके शूज लिए, उसको प्रोसेस किया, उसको रिपेयर किया और आपको वापस कर दिया। तो बेटा ये बोलते हैं कि दूसरे के गुड्स के ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अदर पर्सन गुड्स, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो होगा, क्योंकि उसका माल लेके मैंने उसके ऊपर प्रोसेस किया ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स बाय या अंडर ओनर, सप्लाई ऑफ गुड्स है। मतलब अगर हमने ट्रांसफर बिजनेस असेट्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा गुड्स माना जाएगा। ठीक है। ओनर अलाउस टू यूज और यूजेस बिजनेस असेट फॉर पर्सनल यूज, अगर ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा परमानेंट, मतलब टाटा ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा वो गुड्स है। लेकिन अगर किसी को यूज करने के लिए तो सर्विसेज है। ठीक है। इफ ओनर सीजेस टू बी ओनर, बिजनेस एसेट्स शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस, ये भी गुड्स माना जाएगा। जैसे अगर आप बिजनेस बंद करते हो, ये बात का मतलब क्या है, ओनर सीजेस टू बी ओनर मतलब बिजनेस बंद कर दिया, तो ओनर अब ओनर नहीं रहा। भाई सिंपल लॉजिकल बात है कि ओनर अब ओनर नहीं रहा। मैंने याद है आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस बंद करते हो और बंद करने के बाद आपका जो स्टॉक बच जाता है, और स्टॉक बिजनेस एसेट का हिस्सा है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर आप आईटीसी ले सकते हो, मैंने बताया था ये सब आपको, है ना। तो बेसिक सी बात ये, जब बिजनेस बंद करोगे तो स्टॉक जो अनसोल्ड है उसको भी मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी ट्रांसफर्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ये सप्लाई वो कौन सी मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। एक्सेप्शन ये है इसकी कि जब बिजनेस को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब अभी मैंने बिजनेस बंद नहीं किया, मैंने बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया है, तो ये कंडीशन जो ऊपर वाली है केवल बिजनेस बंद करने पे लगेगी। अगर मैं क्या कर दूं, बिजनेस बंद कर दूं तो ही लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। बिजनेस बंद करने का मतलब क्या है कि उसका ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दो, कि कोई और भी नहीं चलाएगा, मैं नहीं, कोई और भी नहीं चलाएगा। अगर किसी और को मैं ऐसे गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहा हूँ, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, मैंने सारी उसको असेट भी दे दी और सारी लाइबिलिटी भी दे दी, तो गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा फिर ये एक्सेप्शन है इसकी, मतलब ये ऊपर वाला जो है जीएसटी वाला पार्ट उसके ऊपर फॉल नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर फिर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो कहने की बात यह है, सरकार ये बोलती है, देखो मैं बताता हूँ, सरकार ने बोला देखो, जैसे एक एक्स लिमिटेड है कंपनी, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी 10,000 रुपए की आज की डेट में, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं क्लोज। अब अगर ये बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं तो इन्होंने क्या करा, बिजनेस को क्लोज कर दिया। तो अब क्योंकि इस 10,000 रुपए के माल के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर इन्होंने आईटीसी पहले क्लेम किया होगा, आईटीसी क्लेम किया होगा ना, बताओ, आईटीसी क्लेम किया होगा ना उन्होंने, जब वो माल बनाया, उसका रॉ मटेरियल परचेज किया, तो आईटीसी क्लेम किया। अब जब ये क्लोज कर रहे हैं तो ये जीएसटी तो कलेक्ट करके देंगे नहीं, क्योंकि बेचेंगे ही नहीं। तो सरकार ने बोला कि जो आपने आईटीसी लिया है ना बेटा, फिर तो वो आपने क्या ले लिया, बेनिफिट ले लिया बस, और उसका सरकार को लॉस हो गया, क्योंकि आईटीसी तो सरकार ने दे दिया, लेकिन सरकार को आउटपुट टैक्स नहीं मिल रहा, जीएसटी नहीं मिल रहा, क्योंकि कस्टमर को बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को दोगे। तो सरकार ने बोला इस सिनेरियो में हम मान लेंगे कि अगर आपने कस्टमर को नहीं भी बेचा होगा तो भी मान लेंगे डीम्ड टू बी सोल्ड टू ओनर, हम ये मान लेंगे कि बिजनेस ने ये सामान ओनर को बेच दिया और इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस क्लोज नहीं किया, आपने क्या किया, उस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। या ये बिजनेस क्लोज नहीं किया, आप नहीं चला रहे, या आपके डेथ के केस के अंदर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है जो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंसान है मिस्टर रमेश। अब मिस्टर रमेश सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते थे, अब इनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद ये दुकान इनके बेटे ने संभाली, मिस्टर रीश ने। अब रीश जो है वो अंडर 18 है। अब क्योंकि वो अंडर 18 है, तो बेसिक सी बात है वो माइनर है। क्या है वो, माइनर। तो क्या सर एक माइनर टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, हाँ सर माइनर टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, क्योंकि माइनर के पास क्या होता है, पैन कार्ड होता है। जिसके पास पैन कार्ड है उसके पास जीएसटी नंबर भी हो सकता है, समझे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब वो माइनर को बिजनेस ट्रांसफर किया, तो मान लो माइनर किसी वजह से टैक्सेबल पर्सन नहीं है, सर वो क्या वजह हो सकती है जब एक इंसान टैक्सेबल पर्सन नहीं है। मान लो लिमिट जो है इस बार टर्नओवर की, वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह थी वो बहुत ज्यादा, उसने वॉलंटरी लिया था पहले, अब वो लिमिट है ही नहीं, तो ये चाहता नहीं कि रजिस्ट्रेशन ले। तो अब अगर ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, अब ये टैक्सेबल पर्सन अगर नहीं है, कौन, ये माइनर, तो बेटा फिर इस केस में भी ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी। अगर माइनर टैक्सेबल पर्सन बन जाता है तो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज पांचवा है, ये तो पूरा सर्विसेज का ही, तो मतलब इसके अंदर जितनी चीजें हैं सब में ऐसे 1 2, है ना, दोनों में ऐसी है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम रेंट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का,
तो वो यहाँ पे आता है। सर ऊपर भी तो आपने लैंड ऑन बिल्डिंग के बारे में बात करी थी, फिर ये अलग से क्यों? बेटा लैंड ऑन बिल्डिंग का हमने अलग से किया था, यहाँ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो वो सारी की सारी कवर है। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो अर्थ से अटैच हो, उसके ऊपर बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चीज कसी हुई है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू सेल टू बायर पार्टली और होरली एक्सक्लूडिंग वेयर कंसिडरेशन दिस इज अभी वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई और सर्विसेज माना जाएगा जब आप कोई भी मकान बनाते हैं। जब भी आप कोई मकान बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन, सिविल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो जो बाहर को बेचा जा रहा है, या तो पार्टली या तो होली, मतलब फ्लैट भी कवर है, पूरा मकान भी कवर है। फ्लैट में क्या होता है? पूरे मकान पूरे बिल्डिंग का एक हिस्सा दिया जाता है, पार्टली हो गया। पूरा मकान भी कवर है, पूरा आप बेच रहे हो तो भी। लेकिन ये कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब जब आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि सप्लाई और सर्विसेज के अंदर ये कंस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट है ये कब कवर होगा? ये कवर जब ही होगा बेटा जब आपने कोई भी चीज बनाई है और कंसिडरेशन जो है आफ्टर, कंसिडरेशन जो है वो आफ्टर, एक सेकेंड, कंसिडरेशन आफ्टर नहीं, कंसिडरेशन बिफोर। अगर आपने कंसिडरेशन बिफोर कंस्ट्रक्शन ले लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन बिफोर मतलब जैसे बहुत सारे लोग एडवांस ले लेते हैं ना, एडवांस पेमेंट फ्लैट की, या एक मान लो टोकन मनी जिसे बोलते हैं वो ले लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कंसिडरेशन आपको मिलती है आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने के कंप्लीट होने पे, मतलब बनना मतलब वही कंप्लीशन ही, एक एमसीडी द्वारा या जो भी अथॉरिटी है वो इसको सर्टिफाई करती है कि बिल्डिंग अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है। या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, देखो मैं यहाँ पे आपको और डिटेल में चीज को समझाना चाहता हूँ। या तो गवर्नमेंट ने आपको इशू कर दिया, गवर्नमेंट इशू करती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि बिल्डिंग बनके तैयार है, या तो कोई इंसान उसमें रहने आ गया हो, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। मान लो मेरे को सीसी मिला 20 दिसंबर को, लेकिन मैंने जो फ्लैट बेचा था उसके अंदर लोग रहने आ गए 1 दिसंबर को ही, तो बेटा 1 दिसंबर ये डेट मान ली जाएगी। अब इस डेट का करना क्या है? यहाँ पे देखो, एक्सक्लूडिंग वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर आफ्टर, मतलब अब हमें ये समझना है कि इस डेट से पहले, ये डेट हमारी हो गई बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब अब हमें इसी डेट को देखना है। अगर इस डेट से पहले कोई कंसिडरेशन आपको मिल गई तो बेटा वो फिर टैक्सेबल हो जाएगी, सप्लाई और सर्विसेज एसओएस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद मिलता है तो फिर वो कुछ भी नहीं है, जीएसटी में कवर है ही नहीं। समझ गए आप मेरी बात को? इस क्लॉज में वो कवर नहीं होगा, फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज वगैरह में कुछ नहीं देखना। ओके सर, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अलाउइंग यूज ऑफ इट, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट कौन सी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। अगर किसी को आपने अपना आईपीआर यूज करने के लिए दिया है थोड़े समय के लिए तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है कि हम यूज करने के लिए जब भी कुछ देंगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, टाइटल तो ट्रांसफर नहीं किया ना। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, ये जितनी भी तरीके की चीजें सब सप्लाई ऑफ सर्विस हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिसको जो इंटेंजिबल बेसिकली है सॉफ्टवेयर, वो गुड्स में नहीं आएगा, वो सर्विसेज में आएगा। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचवे का ई, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन रेफरिंग फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन टू डू एन एक्ट। ये मैंने आपको समझा देता ऑलरेडी ही पहले ही, दोबारा बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसमें 3 लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब इसके 3 पार्ट हैं कि आप उस काम से करने से बचो, या तो उस काम को करो, या तो उस सिचुएशन को टॉलरेट करो। तीनों ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी गई बेटा। तीनों क्या मानी गई? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी गई। सर एक एक एग्जांपल और दे देते ना तो हमें और अच्छे समझ में आ जाता। बेटा मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ थोड़े बहुत इसके और, लेकिन हालांकि मैंने आपको ये चीज समझा दी थी, मुझे दोबारा एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ रही है, बट मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। टू डू एन एक्ट तो बहुत सिंपल है, वो मैं अभी समझाता हूँ। रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट समझा देता हूँ। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो काम नहीं करना, नो भी तो लिखा है, आपको उस काम को करने से खुद को रोकना। इट इज मोर ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल, इट इज अ मोर ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक दूसरी पार्टी वादा करती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी। जैसे जैसे ये हो सकता है कि मान लो अ कंपनी पेज फार्मर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट टू नॉट टू सेल देयर
प्रोड्यूस टू अदर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी ने कांटेक्ट कर लिया दूसरे फार्मर्स के साथ में कि आप जो भी उगाओगे वो सिर्फ हमें बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। तो अभी जो पेमेंट इनको मिलेगी ना वो टैक्सेबल है जीएसटी में। और टैक्सेबल कैसी होगी, एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एसओएस की तरह। अब टू डू एन एक्ट तो बहुत सिंपल है यार, जब भी आप किसी को पैसा देते हो कोई काम करने के लिए तो वो भी एसओएस है। टॉलरेट एंड सिचुएशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को बोल रहे हो कि आप मेरे लिए इस चीज को टॉलरेट करो, मेरे लिए इस चीज को क्या करो, टॉलरेट करो। यहाँ पे क्या था, वो काम नहीं करना था, यहाँ पे टॉलरेट करना है। वहां पे भी सेल्फ कंट्रोल था, यहाँ पे भी सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन वहां पे सेल्फ कंट्रोल था कि नहीं करने वाला। यहाँ कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल में रखना है अपने आप को कि कुछ भी नहीं करना। बेसिक सी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आते हैं डैमेजेस एंड कंपनसेशन। डैमेज एंड कंपनसेशन यहाँ पे आते हैं, जैसे ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बेटा टू टॉलरेट एन एक्ट। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं ना, जब कॉन्ट्रैक्ट जो वादा किया था वो तोड़ दिया। मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको, ए लिमिटेड ने बोला कि हम आपको सेल करेंगे 5000 यूनिट्स। अब ये वादा पूरा नहीं कर पाए तो अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बी लिमिटेड ने बोला अब ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके लिए आप हमें दो 1000 रुपए एज अ पेनल्टी। पेनल्टी ज्यादा गंदा वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं रहेगा, डैमेज लिख देता हूँ, डैमेजेस एज अ डैमेजेस। तो जो डैमेजेस 1000 है ना ये टैक्सेबल है जीएसटी में। और ये टैक्सेबल है, कैसे टैक्सेबल है बेटा, एसओएस की तरह। लास्ट क्लास हमारी 5E पे एंड हो गई थी ड्यू टू टेक्निकल एरर्स। आज हम लोग ये F वाला स्टार्ट करेंगे। हम लोग उसके कंटिन्यूशन में ही ये चीज कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दोनों वीडियो कंबाइन मिले। ठीक है, तो मैं एक ही में डाल के अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे। उससे क्या होगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक बारी में समझ पाएंगे, सेपरेट लेक्चर में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शेड्यूल 2 ना, हमारा ये टारगेट है कि हम लोग जो अपना शेड्यूल 2 है इसको पूरा का पूरा 7-1A एक ही बारी में खत्म करें, अलग से ना करना पड़े। तो टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो तो रिकॉर्ड हुई बट उसमें ऑडियो नहीं थी, इसलिए ये वीडियो अब उसके साथ में मर्ज हो जाएगी। ये मैं एक सेपरेट डे पे रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, वो एक सेपरेट डे पे थी। ठीक है, लेकिन ये मर्ज हो जाएगी तो टेंशन नहीं लेना है आपको, आपको केवल पढ़ाई करने से मतलब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं 5F अपना क्या है। तो इस टेबल में F का पॉइंट कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर स्पेसिफिक पीरियड और नॉट फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो बेटा यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अपना ट्रांसफर ऑफ राइट किया, तो बेसिकली मैंने आपको कई बार बता दी कि ट्रांसफर ऑफ राइट बेटा, ट्रांसफर ऑफ राइट मतलब उस चीज को यूज करने का अधिकार अगर आप किसी को भी देते हो तो बेटा इट इज ऑलवेज सप्लाई सर्विसेज, एसओएस ही होगा, ये हमेशा एसओएस होगा। तो एकदम क्लियर दिमाग में रखना है पेपर में यार, एसओएस मींस व्हाट, द थिंग दैट यू आर गिविंग इज इंटेंजिबल, इट इज मोस्ट प्रोबेबली इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। और अगर वो गुड्स भी है तो स्पेशल केसेस में ही सर्विस बनते हैं। जनरली गुड्स जो होते हैं वो गुड्स ही क्लासिफाई करे गए हैं जीएसटी में भी, लेकिन बहुत स्पेशल केसेस ऐसे हैं, कहीं कहीं बहुत कमी ऐसा हुआ है कि उनको सर्विस माना गया है। ठीक है, तो आपको एक जनरल रूल ये याद रखना है कि हमें एसओएस वो सारी चीजों को मानना है जो इंटेंजिबल होती है या सर्विस नेचर की होती है। ठीक है, ओके सर, चलिए कंपोजिट सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट सप्लाई। अब इसके बारे में हम लोग सेक्शन 8 में भी पढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो इसके बाद है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, उसके अंदर भी आपको मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए देख लेते हैं कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि गुड्स है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंपोजिट सप्लाई इज सर्विसेज, इट कम्स अंडर एसओएस, इट इज एसओएस। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई, और दूसरी वाली है बी पे हम लोग बाद में आते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पेज आपको खाली छुड़वाया है, उस पेज के अंदर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है मेरे साथ साथ। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स गए भी हैं उनको भी मैंने रिटर्न नहीं भेजा है, बिकॉज दीज आर योर क्लास नोट्स, और ये आप स्वयं ही लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसी वजह से मैंने नहीं लिखवाया है उनको। ठीक है जी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे पेज नंबर 127 है जो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे जल्दी से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आने वाले पूरे जीएसटी में हम लोग यहीं से ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को उठाने वाले हैं। तो प्लीज बी केयरफुल कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोट करें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, यू कैन ऑलवेज बाय द नोट्स
द प्रिंटेबल कॉपी, और अगर आप रीड ऑनली कॉपी पे पास है, मतलब अभी आपके पास रीड ऑनली कॉपी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैं नोट्स की भी क्लैरिटी दे दूं यार, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। ये नोट्स आपको मिल सकते हैं लेकिन ओनली इन रीड ऑनली नॉन प्रिंटेबल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म, जहां पे आप पढ़ सकते हो, अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हो। बट एज यू नो वी ऑल्सो हैव कॉस्ट ऑफ रनिंग आवर बिजनेस, दीज नोट्स की बनवाने की भी कॉस्ट लगती है। बहुत सारे लोगों को, ग्राफिक डिजाइनर को और राइटर को पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। राइटर मीन्स जो टाइप करता है। नोट्स तो मेरे अपने ही हैं, बट यस वी हैव टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू गेट दीज थिंग्स रेडी इन डिजिटल फॉर्म। तो उसकी वजह से हम लोग को कॉस्ट रिकवरी करते हैं यार, करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू सस्टेन इन लॉन्ग टर्म। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हमें लंबे समय तक आपको ये सर्विसेज देनी है तो हमें कुछ कॉस्ट रिकवरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए नॉन प्रिंटेबल ब्लैक एंड व्हाइट रीड ऑनली पीडीएफ अवेलेबल कराई है। देख के पढ़ सकते हो आप, उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते लेकिन, है ना, तो उसमें आप कुछ लिख भी नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको प्रिंटेबल चाहिए तो आप प्रिंटेबल उसको ले सकते हो, कॉपी को बाय कर सकते हो, उसके लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिजिकल कॉपी भी अगर बाय करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए वर्क कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाओ, इसका हम लोग सेक्शन लिख के फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा सेक्शन 2119। सेक्शन 2119 लगेगा ऑफ ऑब्वियसली सीजीएसटी एक्ट। जब तक बताया ना जाए सारे के सारे सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन हो गया, फॉर्मेशन नहीं होगा, फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन, ठीक है। क्या क्या हो गया हमारे पास, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन, फैब्रिकेशन कंप्लीशन, और हमारे पास क्या है, इरेक्शन, और हमारे पास क्या है, इंस्टॉलेशन, और हमारे पास क्या है इंस्टॉलेशन के अलावा, फिटिंग आउट, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट। क्या ये डेफिनेशन हमें याद करनी है? नहीं बेटा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, बट इट इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। रिपेयर, मेंटेनेंस में बता देता हूँ अभी क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर जितने भी नाम है ना वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो आप किसी भी नाम से ले लो वो सब इसमें कवर है। मेंटेनेंस, रेनोवेशन, तो आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग रखने की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जहां भी आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी आ जाएंगी। रेनोवेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन, और हमारे पास देखो सारी ऊपर से नीचे तक मैंने सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज बताई हैं। इसमें ऑल्टरेशन, कमीशनिंग, और कमीशनिंग लास्ट है, कमीशनिंग, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बेटा इसके अंदर आ जाएंगी। आपको ये चीज दिमाग में बिठाने की, याद करने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर क्या आता है। वैसे मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन, अब इंपॉर्टेंट बात है, वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बेटा आप 2x पे देख सकते हो जब तक मैं लिख रहा हूं आप, लेकिन लिख लेना, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको तो साथ साथ लिखना ही है, लेकिन छोड़ना मत। वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, वेदर एज गुड्स इन और इन अदर फॉर्म, और इन अदर फॉर्म इज इन्वॉल्व्ड,
इन एग्जीक्यूशन। तो बेटा ये है हमारी पूरी डेफिनेशन। अभी जो लास्ट वाली लाइन है ना बेटा, आपको बस यही समझनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर कुछ समझने की और जरूरत नहीं है। ये यहाँ तक तो ठीक है। ऊपर वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और अदर इज इन्वॉल्वड इन एग्जीक्यूशन, ये आपको बात समझनी है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बातों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बातें आपको आगे काम में आने वाली हैं और बातें इसमें कोई ज्यादातर काम में आनी नहीं है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है। यहाँ पे मैं जीजी पॉइंट लिखवा दूं आपको। जीजी पॉइंट्स क्या है? पहला, ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है, केवल ये बात याद रखनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है। और बिल्डिंग जैसे हो गई, रोड्स हो गए, ये सारी चीजें क्वालिफाई करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में ही आसपास बताई थी, वो याद कर लेना आप। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर कंपोजिट सप्लाई मतलब बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, क्योंकि हमने कुछ गुड्स भी इसमें इन्वॉल्व करे हैं और कुछ सर्विसेज भी है हमारी, तो दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, अब जीजी पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दो बता दिए। थर्ड पॉइंट ये है कि बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एज एसओएस ओनली। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट बस हमारा ले देके, कि भैया हमने क्या किया, हमने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस पढ़ी और ले देके हमारा ये समझ में आता है कि अगर उसके साथ साथ सर्विसेज तो हम दे रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली, अगर कुछ गुड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, तो उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे। मैंने आपको बताया था ना, एक जनरल रूल ये कहता है कि गुड्स की सप्लाई जनरली गुड्स ही होती है जीएसटी में भी, लेकिन उसके कुछ एग्जेप्शन है। ये उसका स्पेशल केस नंबर 1 है कि यहाँ पे हम लोग गुड्स की सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो सप्लाई भी सप्लाई ऑफ सर्विस एसओएस मानी जा रही है। ठीक है, एसओएस मानी जा रही है, एसओजी नहीं मानी जा रही, क्योंकि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई है। ठीक है जी, समझ में आया आपको यहाँ पे? ओके सर, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल, मिस्टर पप्पू बहादुर कंस्ट्रक्टेड a commercial building for rupees 50 lakhs। ठीक है, इसने 50 लाख रुपए में पूरा का पूरा सामान मतलब जो भी है बना के दिया, इंक्लूडिंग लेबर एंड रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट एक्सेट्रा। तो बेटा अब यहाँ पे जो सीमेंट एक्सेट्रा इसने दिया ना, यही मेन हमें समझना है कि बेटा जो सीमेंट एक्सेट्रा दिया ना, ये सीमेंट भी एसओजी होता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, एसओएस मानेंगे। लेबर तो एसओएस होता ही है, तो उसको एसओएस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीमेंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया ना, जो सीमेंट हमने लगाया इसको काम को कंप्लीट करने में, यही बात मैंने ऊपर लिखवाई थी कि वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और इन अदर फॉर्म इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन, मतलब इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए उसको एसओजी नहीं बोला जाएगा, एसओएस बोला जाएगा, एसओएस बोला जाएगा। ऐसे ही रेनोवेशन में भी हो सकता है। रेनोवेशन में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर रेनोवेट करता है घर को, उसका मतलब एक तरह से रिपेयरिंग में करता है ना, रिपेयरिंग, रेनोवेशन मतलब रिपेयरिंग। तो एग्जिस्टिंग वहां पे हैगा कुछ, उसको रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है वो सब वो खुद ही लगा रहे हैं अपने आप, तो वो रेनोवेशन हो गया। तो मतलब बेसिकली आपको ये बात भी समझनी है यहाँ पे कि ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्वॉल्व्ड, इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए इसको क्या भी बोल रहे हैं, एक तरीके से कंपोजिट सप्लाई भी बोल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार इसको दोबारा रीडिंग मारेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट को, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा अभी हमें यहाँ पे इस शेड्यूल में क्या समझना है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सप्लाई होती है वो एसओएस मानी जाती है, एसओजी नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती। और वैसे मैं आपको एक रूल बताऊं, यहाँ पे आप समझ लेना, जो आपकी सप्लाई है ना वो दो हिस्सों में बटेगी, एक तो प्राइमरी, ये भी लिख लेना इन्हीं नोट्स में इसी जगह पे, और एक ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी और प्राइमरी। अब ये रूल ना जीएसटी डिपार्टमेंट भी यूज करता होगा, ये मेरा एक लॉजिकल अजम्पशन है, ये आप भी लगा सकते हो और ये बहुत जगह अप्लाई होता है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या है कि प्राइमरी सप्लाई क्या है, व्हाट इज आवर प्राइमरी सप्लाई, इज इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है कि इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आपको एक बात समझनी है, अगर मेरी प्राइमरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जैसे इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सप्लाई मेरा प्राइमरी मुद्दा है, मतलब मैं एक बिल्डर हूं, मेरा मेन काम घर बनाने का है, दैट मीन्स माई प्राइमरी सप्लाई इज ऑफ एसओएस नेचर।
दैट मीन्स अगर मैं ऑक्सिलरी सप्लाई कुछ करता हूँ एसओजी वाली, तो वो भी हमारी एसओएस ही कहलाएगी। मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, अब मैंने कोचिंग देते देते आपको नोट्स प्रोवाइड कराए, व्हाट इज माय प्राइमरी सप्लाई, एसओएस। बट ऑन दिस लॉजिकल assumption we may conclude that the nodes are also a part of SOS, not SOG. Why? Because I am providing you as an auxiliary service टू द प्राइमरी सर्विस। ये एक लॉजिकल assumption जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, ये बहुत सारे रूल्स में जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फिट होता है कि हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारा एसओएस था, प्राइमरी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ हमने एसओजी दिया तो एसओएस कहलाएगा। ठीक है, ऐसा एसओजी के साथ भी हो सकता है, अगर हम एसओएस कर रहे हैं तो फिर उसको भी हम लोग एसओजी ही बोलेंगे। ओके सर, ठीक है, ये एक लॉजिकल assumption है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल में तो बेटा आपको कोई भी नहीं समझाने वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट। चलो, मैंने आपको पूरी कोशिश करी समझाने की, आगे जाके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी टैक्सेबिलिटी और भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट, वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो बेसिकली दारू के अलावा अगर कुछ भी है तो इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएंगी बेटा, ये भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसमें मैं लिख दूं यहाँ पे आगे, नीचे लिख देता हूँ नोट बिलो, आप लिख लेना बेटा, क्लास नोट्स जरूरी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके साथ ही साथ वर्क कॉन्टेक्ट के साथ, यहाँ पे इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, वर्क कॉन्टेक्ट में एक लाइन मार देते हैं सो डैट हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो, एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब उसके बारे में लिख देता है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विस, 6B, सप्लाई बाय वे ऑफ पार्ट ऑफ सर्विस, 6B। बेटा यहाँ पे एग्जैक्टली बात किसकी करी गई है, तो बेटा यहाँ पे बात करी गई है कि जैसे ये क्लॉज क्या बोलता है, ये क्लॉज ये बोलता है कि जहाँ पे सप्लाई हो रही है सर्विसेज की, लेकिन 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 गुड्स उसके पार्ट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, गुड्स उसके पार्ट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सर लेकिन वो वर्क्स में भी हो रहा था, हाँ बेटा, वर्क्स में भी हो रहा था और बाकी जगह भी हो सकता है ना। वर्क्स को अलग किया गया, बाकियों को अलग किया गया, बात दोनों की एक ही है। ऊपर भी कह रहा था कि हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कर रहे थे लेकिन उसके साथ गुड्स दे रहे थे, तो एसओएस के साथ एसओजी दे रहे थे, लेकिन केवल वर्क्स के केस के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो अप्लाई होता है, ये मैंने ऊपर बताया था आपको, ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर बाकी सप्लाई में भी तो ऐसा हो सकता है। सर इसका पहला एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विस है। अब अगेन वही वाला रूल लगाते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस भी यही वाले रूल में फिट हो जाती है। देखो हमारे एसओएस क्या है बेटा, एसओएस हमारा रेस्टोरेंट सर्विस है कि हमारे यहाँ पे बंदा आता है, हमारी मेन सर्विस उसको हॉस्पिटैलिटी है, मतलब हमारी मेन सर्विस जो है वो हॉस्पिटैलिटी है, मेन सर्विस इज हॉस्पिटैलिटी। तो मेन सर्विस जब हॉस्पिटैलिटी है हमारी, द मेन सर्विस हियर इज हॉस्पिटैलिटी, है ना सर। अगेन मेन सर्विस हमारी वही है, तो मेन सर्विस जब हमारी वो है तो हमारा एसओएस तो यही हुआ रेस्टोरेंट सर्विस। इसके साथ साथ हम गुड्स दे रहे हैं, खाने के लिए भी तो कुछ सर्व करोगे ना आप, तो जो सर्विंग कर रहे हो खाने की चीज भी, वो भी आपकी गुड्स है, सॉरी वो गुड्स है वैसे, लेकिन एसओएस मानी जाएगी यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, इवन दो उसके अंदर गुड्स भी होता है, एफ पे शेड्यूल नंबर 2 क्लॉज 6B। समझ में आया आपको। फूड को एसओजी नहीं माना जाता, रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर जो फूड होता है, जो फूड होता है उसको एसओजी नहीं माना जाता, उसको एसओएस ही माना जाता है एज पर प्राइमरी रूल। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल देते हैं सर, चलो एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल एयरलाइन। तो बेटा एयरलाइन सर्विस, जैसे एयरलाइन में आप गए या वंदे भारत में आप गए, तो वंदे भारत भी आपको प्राइमरी प्राइमरी क्या दे रही है बेटा, एसओएस ही तो दे रही है। वंदे भारत आपको क्या दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है। अब उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के अंदर वो आपको मील भी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, मील प्रोवाइड करा रही है, तो मील प्रोवाइड करा रही है तो बेटा वो एसओजी तो है, मील मील हमारा एसओजी है, लेकिन वो मील एसओजी ना मानते हुए हम लोग मानेंगे उसको, इन दोनों में ही जो मील प्रोवाइड कराते हैं ये, वो होता है एसओजी। वो क्या होता है बेटा, एसओजी होता है, लेकिन वो ना मान के एसओएस मानेंगे क्योंकि वो एक्सोलरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब मेन सप्लाई को पूरा करने के लिए करी गई है, तो इसलिए बेटा वो सेकेंडरी मानी जाएगी, तो वो एसओएस माना जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, हमें पूरा समझ में आ गया ये। ठीक है, ओके, मुझे बहुत खुशी होती है जान के कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और आपका रिस्पांस काफी अच्छा है, बट स्टिल वी आर एट वेरी लो रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। यस,
आई माइट लुक हंग्री फॉर रिस्पॉन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट बिलीव मी, हमें ये सीरीज को जारी रखने के लिए आपका और सपोर्ट की जरूरत अभी है। ठीक है, डू सपोर्ट अस इन दिस जर्नी सो डेट हम लोग आगे भी ये फ्री वाला अपना जो है कार्यक्रम कर पाए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बिलीव मी, to make this kind of series, whereas everybody is charging a lot for their courses, and at par we are also charging, because देखो कोचिंग इंडस्ट्री में या मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, why am I teaching? The primary objective is always the social help of the students, कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करूँ, बट समवेयर एट द सेकेंडरी पॉइंट द मोटिव इज मॉनेटरी मोटिव, राइट? अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई मस्ट ऑल्सो लिव और मेंटेन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, राइट? आई मस्ट डिजर्व अ बेटर लाइफस्टाइल, तो उसके लिए आई मस्ट हैव टू चार्ज यू गाइस फॉर दिस सर्विसेज, बट यस, फॉर दिस अटेम्प्ट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल प्रोवाइड द फ्री लेक्चर्स। तो उसके लिए प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग इन चीजों को बेसिकली क्लासेस वास को और भी बच्चों तक पहुंचा सके जिनको इसकी एक्चुअली में जरूरत है। वो कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, बेसिकली सबसे पहला काम आप शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स ऑब्वियसली। सेकंड बात, जहां पे भी आपका कोई ओपिनियन मांगता है या आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द क्लास फॉर आइडेंटिटी और समथिंग, बिकॉज ये सीएमए इंटर फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव है, तो आप वहां पे हमारा रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए उनको भी हेल्प आएगी और आपको भी, तो आपको तो आ ही रही है क्योंकि ये डिटेल है लेक्चर और ऐसा कोई फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम अपना है नहीं। तीसरा, आप वीडियो को ऑलवेज लाइक कर सकते हो, और चौथा, आप ऑलवेज कमेंट कर सकते हो, चाहे आपके पास डाउट हो चाहे ना हो। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी जो रेगुलर स्टूडेंट्स वो क्लास देखें तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करें, सो लेट आई गेट टू नो कि यू आर वॉचिंग। ठीक है जी, चलो ओके, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगेन इट इज अ जेंटल रिमाइंडर टू यू, नॉट अ मैंडेटरी थिंग। अगर आपको क्लासेस देखनी है, यू डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग ऑफ दिस, नो प्रॉब्लम। हमारा मेन मोटिव इन क्लासेस से यही है कि भैया हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, उनकी हेल्प करें जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या जिन्होंने क्लासेस ली है बट उनके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत चलता है। टीचर अपनी डेमो वीडियो डालते हैं और उस डेमो वीडियो में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट थोड़े टाइम बाद मैंने बहुत टीचर्स के बारे में सुना है कि वो इतनी लद्दड़ वीडियो अपने मतलब पेड कोर्सेज के अंदर बाद में दे देते हैं बच्चों को, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर अगर शुरू के आपने 10 लेक्चर देखे, आपको बहुत बढ़िया लगा, फिर बाकी के अगर मान लो उसमें 50 लेक्चर हैं, 40 बाकी के लद्दड़ निकले देन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी केसेस में फंसे हुए हैं, या जो फेल हो चुके हैं, किसी से क्लास ली थी वहां समझ नहीं आया, देन एज अ रिजल्ट फेल हो गए हैं या सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। तो मेरी मेन ऑडियंस मैं चाहता हूँ ये रहे, अब बच्चे जो फ्रेश पढ़ रहा है, अभी अभी आया है, एंड ही और शी कैन नॉट अफोर्ड द क्लासेस, और ही और शी इज टाइट ऑफ बजट, तो वो भी ये चीजों को फॉलो कर सकता है। इन रिटर्न अगर चाहे तो ये चीजें मेरे लिए कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं। आई फील वेरी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट यस आई स्ट्राइव फॉर मोर, दैट इज वाई आई कॉल्ड फॉर योर सपोर्ट हियर। ओके, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार इन चीजों में, है ना? हमने यहाँ पे कर लिया कंपोजिट सप्लाई भी खत्म, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है, फिर तो शेड्यूल खत्म है। अब यहाँ से बेटा, हाँ, फाइनल वालों को भी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फाइनल वाले बच्चों को ना काफी डाउट आ रहा है। अब देखो, फाइनल वाला का बच्चा का क्या है ना, अब फाइनल की किताब उठा के देखोगे ना, सीएमए फाइनल की, मैं जो पहला चैप्टर वो सप्लाई है, पहला चैप्टर सप्लाई है, उसमें लिखा है आर रिफ्रेश, पढ़ना ध्यान से। और बेसिक जो टॉपिक है ना इंटर वाले, उनकी वेटेज काफी कम है, बहुत कम है यार, बहुत कम है। इवन दो आरसीएम और एफसीएम वाला चैप्टर ही सीएमए फाइनल के मॉडल से गायब है। आप देखना, आरसीएम और एफसीएम वाला चैप्टर ना गायब है, वो बीच में कहीं एग्जामिनेशन में घुसा के दे रखा है। तो इंस्टीट्यूट व्हाट आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वो चाहता है कि आप इंटर वाली चीजें ऑलरेडी जानते हो, तो फाइनल में एडवांस ही शेड्यूल करो। तो उसी के हिसाब से हमारा मॉडल जो हम आपको देते हैं वो भी बना हुआ है। इसमें क्या है, आपको पहले ये इंटर का 27 पेज यहाँ तक फॉलो करना है, उसके बाद बेटा आपको 28वें पे आना है फॉर फाइनल। देखो 27 पेज पढ़ लोगे, देखो 27 मतलब 27 तक जब हम लोग कवर कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक जहां तक अभी तक हमने कवर किया बेटा, हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया सप्लाई का, तो यहाँ पे सीएम इंटर एंड फाइनल दोनों सेम टू सेम क्लासेस ले रहे हैं अभी हमारी। ये वाली क्लासेस जो यहाँ से होंगी इस वाले पॉइंट से 28 स्पेशल केसेस से, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए है। मैंने पहले बोला था मैं क्लियर आउट कर दूंगा कहाँ पे फाइनल कहाँ पे इंटर, तो मैं अब कर रहा हूँ, ये सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए है। इसके अंदर कोई भी इंटर वाले बच्चे की जरूरत नहीं है, उसको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीज आर स्पेशल एडवांस केसेस इन सप्लाई चैप्टर, तो वो सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए है। अब जो बच्चे फाइनल वाले हैं, अगर वो नोट्स बाय करते हैं
इफ दे बाय, तो बाय में क्या होगा ना बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप बाय करते हो तो आपको एक कंबाइन नोट मिलेगा। कंबाइन नोट मतलब जिसके अंदर आपको सीएमए इंटर और फाइनल, मतलब पूरा ये जितना पेजेस का है ना, मैं बताता हूँ पूरा कितने पेजेस का है ये हमारे पास टोटल पेजेस है इसमें 41। आप देख ही सकते हो, मोस्ट डिटेल है ये। सप्लाई के चैप्टर में 41 पेजेस हैं। मैंने तो टीचर्स की ऐसी कॉपी भी देखी है, मतलब बुक्स देखी है, नोट्स जिसको आप बोल सकते हो, जो बेटा 20 पेजेस में ही खत्म हो गए। फाइनल वाले बच्चों के लिए भी 25 में खत्म हो गई। मैंने 41 पेज आपको दिए हैं, क्योंकि इतना जरूरी है यार, फाइनल में हो कुछ तो समझो। इंटर वाले बच्चों को तो इतना जरूरत नहीं है। देखो आप 28-27 में मैंने खत्म कर दिया इंटर, उसके बाद हमने शुरू किया फाइनल, और देखो फाइनल कहां तक गया, 41 तक गया। तो यार कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे फाइनल में हो तो मैं यही बता रहा हूँ। अगर आप नोट्स परचेस करते हो तो आपको पूरे 41 पेजेस मिलते हैं, चाहे हार्ड कॉपी करो चाहे सॉफ्ट कॉपी करो, प्रिंटेबल वाली। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ नीचे, तो मैं इंटर का अलग डाल रहा हूँ और फाइनल का अलग डाल रहा हूँ। तो फाइनल वाली कॉपी जो है ना, फ्री वाली, उसके अंदर ना बेटा नोट्स 28वां पेज से शुरू है, यहाँ से ही शुरू है। तो बेटा ये 1.28 से शुरू है, तो आप घबराए नहीं। आप इंटर वाले नोट्स की रिक्वेस्ट भी मेरे को भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट करा दूंगा फ्री वाली, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इंटर की रेफर कीजिए, फिर फाइनल पे आइए। तो आपको वो दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे फ्री वाली कॉपी में, बट आप जब परचेस करेंगे तो आपको कंबाइन मिल जाएगी प्रिंटेबल कॉपी, ठीक है। बट डोंट वरी, हम लोग देखो ऐसा कवर करेंगे ना सप्लाई चैप्टर को, कि हमें सप्लाई चैप्टर में कोई पकड़ नहीं सकता। मतलब इन कॉन्सेप्ट ऐसा स्ट्रांग बना दूंगा आपको, कि आपको बेटा कोई उंगली उठा के बोल नहीं सकता कि सप्लाई आपको नहीं आता। इतनी सारी क्लैरिफिकेशन एग्जामेशन बोल रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर मैंने आपके लिए डाले हैं ना, सब कुछ कवर किया है। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, सीए फाइनल का भी मैंने कवर किया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हम तो सीए फाइनल को भी पढ़ाते हैं। सीए फाइनल भी कवर्ड है इसके अंदर, सीएमए फाइनल भी कवर है इसके अंदर। सीएस को अभी हम लोग कोचिंग नहीं देते हैं, तो हमें उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है कि एप्लीकेबल होगा भी नहीं होगा उनका, क्योंकि मैंने उनको सिलेबस पर्सनली बताऊं तो देखा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं सी और सीएमए को ही पढ़ाता हूँ, उनको नहीं पढ़ाता। बट यस, वो भी इस चीज को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने सिलेबस के बारे में पता होगा। तो जीएसटी जहां तक मेरे हिसाब है सब में सेम ही होगा। तो बेटा मैंने तो एक एक सर्कुलर, एक एक चीज कवर करी है, ये मॉड्यूल के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू मस्ट हैव टू बाय इट, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपकी समर्थ इकोनॉमिकली आप सपोर्ट कर सकते हो इस चीज को परचेज करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने की बात बोल रहा हूँ, खुद ही कोई मतलब आप अपने आप को करोगे अगर नोट्स परचेज करोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्लासेस नहीं कर सकते बट नोट्स तो कर सकते हो। हम लोग ना चैप्टर वाइज रखेंगे नोट्स की प्राइसेस, तो जो भी चैप्टर आपको परचेज करना होगा वो कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि अभी नोट्स अमेंड भी हो रहे हैं, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज रिलीज करेंगे, फिर एक कंप्लीट कॉपी भी करेंगे बाद में, ठीक है। अभी चैप्टर वाइज रिलीज करेंगे, कॉस्ट दोनों की सेम आएगी, चाहे आप टोटल लो चाहे चैप्टर वाइज लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही बेटा, हमने चैप्टर सप्लाई खत्म कर लिया फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली फाइनल वालों के लिए भी हमने खत्म नहीं किया। आशा करता हूं कि मैंने आपको एक बड़ा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझाया हो। अभी भी कोई दिक्कत डाउट आता है तो ऑलवेज यू आर वेलकम इन द व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन, वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। और मैं उससे भी ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। क्यों सर? क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्या होगा, अगर एक साल बाद भी कोई बच्चा ये वीडियो देखेगा तो उसको पता रहेगा कि मेरा भी अगर यही डाउट है जो इस बच्चे ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। व्हाट्सएप में बेटा ऐसा नहीं होगा, व्हाट्सएप में एक बच्चे ने डाउट पूछा, फिर मैंने आंसर दे दिया, फिर दूसरे किसी का मैसेज आ गया तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा मेरा रिस्पॉन्स। इसलिए मैं चाहता हूँ आप यूट्यूब पे ज्यादा डाउट पोस्ट करें व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप में कोई पर्सनल क्वेरी हो, कोई असिस्टेंस चाहिए हो, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं ऑलवेज। नंबर मेरा मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप का, आपको मेरी टीम से कोई कॉन्टेक्ट करेगा, अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इससे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम से कोई ना कोई इंसान आपको रिप्लाई कर देगा। नोट्स के लिए क्वेरी होगी तो कुछ, वैसे कोई टेक्निकल क्वेरी होगी तो वो आपको स्लॉट बता देंगे कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। अराउंड हमने ये 1 घंटा लिया शेड्यूल 2 को खत्म करने के लिए, हमने सब कुछ खत्म कर लिया। मैं आपको फटाफट एक बार बता भी दूं, यहाँ से हमने शुरू किया था बेटा, देखो शुरू तो बेटा हमने यहीं से किया था वैसे, लेकिन देखो हम लोग कितनी दूर आ गए हैं ना, हमने सब चीजें कवर कर ली। और बेटा हमने यहाँ पे ये वाला जो चार्ट था, ये हमारा मेन था सेक्शन 7 का, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेक्शन 8 है जो हमें करना है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।